आज के इस पॉडकास्ट के जो हमारे मेहमान हैं वो है डॉक्टर अंकित दराल। डॉक्टर अंकित एक मनोचिकित्सक है यानी साइकियाट्रिस्ट। और आज हमने डॉक्टर अंकित से बात किया है पेरेंटिंग टिप्स के बारे में, कुछ ऐसे साइकोलॉजी हैक्स के बारे में जिनसे कि पेरेंट्स ये जान सके कि आखिर उनका बच्चा किसी गलत संगत में तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो अंकित सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बस अंकुर जी। बढ़िया, एकदम बढ़िया। अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं डॉक्टर अंकित हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ अभी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में, जो कि द्वारका में है। वहाँ मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ साइकेट्री का। ओके और मैं साइकेट्री को 11 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ओके एज अ स्टूडेंट एंड एज अ कंसल्टेंट एज वेल। ओके। सर, मैंने ना आपकी सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील देखी है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका कंटेंट देख के। बेसिकली जब आप पेरेंटिंग के टिप्स के बारे में बताते हैं कि जी। किस तरीके से बच्चों की परवरिश होनी चाहिए, क्योंकि आपने साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, पेरेंटिंग की एक आदर्श परिभाषा क्या होती है? देखिए, सवाल आपका बहुत अच्छा है। पेरेंटिंग की कोई परिभाषा नहीं होती। पेरेंटिंग पेरेंटिंग होती है। जैसे हर माँ बाप अलग होते हैं, जैसे हर बच्चे अलग होते हैं, और हर माँ बाप की अपने बच्चे को रेज करने के तरीके अलग होते हैं, वैसे ही पेरेंटिंग होती है सिचुएशंस के हिसाब से। ओके। पेरेंटिंग होती है जैसे माँ बाप बिहेव करते हैं, जैसे माँ बाप उस सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं अपने बच्चे के साथ। अगर आप एक सिचुएशन में अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे को टाइम दे रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे के साथ खाना खा रहे हैं, तो वो पेरेंटिंग अच्छी पेरेंटिंग कहलाती है, क्योंकि आप अपने बच्चे को एक्नॉलेज कर रहे हैं। और अगर आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे के साथ खाना नहीं खा रहे हैं, अगर आप अपने बच्चे की बात नहीं सुन रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, तो वो पेरेंटिंग थोड़ी गलत मानी जाती है। तो यही बात है कि आप किस चीज को ज्यादा मतलब इनरोल करते हैं, किस चीज को ज्यादा अपने बच्चे को देते हैं, वो वैसे वैसे बच्चा बनता जाता है। ओके ओके। तो अक्सर आपको क्या लगता है, आपने करियर में बहुत कुछ अभी वो देखा है, तो आपको ये क्या लगता है कि क्या गलती करते हैं अधिकतर पेरेंट आज के जनरेशन में, आज को देखते हुए मैक्सिमम? पेरेंट्स, कोई भी पेरेंट्स ऐसा जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है। लेकिन हाँ, जो फिर भी आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि क्या गलती करते हैं, तो माँ बाप आज अपने बच्चे के लिए, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट सुविधा देना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट उनका लिए करना चाहते हैं, तो माँ बाप अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं। ठीक है, बच्चे को बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चा एक ही बच्चा होता है, तो बहुत ज्यादा ओवर पैम्पर करते हैं। हर छोटी छोटी जिद को पूरी कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे में व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। और तीसरा है कि बहुत से माँ बाप टाइम नहीं दे पाते हैं बच्चे को। तो ये 3 गलती जो माँ बाप बहुत ही ओपनली करते हैं बच्चों के साथ। जी, ये जो आपने बोला ना, भी टाइम नहीं दे पाते, मैंने हाल ही में भी एक मूवी देखी, एनिमल। जी। एनिमल में मुझे लगता है वो एक मैं बैड पेरेंटिंग कहूंगा। अनिल कपूर जिस तरीके से अपने बच्चे को अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता है या समय नहीं दे पाता है, तो उनका व्यवहार बदल जाता है और बोलता है कि हमारा बेटा क्रिमिनल है। जी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या इस तरह की पेरेंटिंग या इस तरह के माँ बाप को क्या करना चाहिए? जी, वैसे तो आपने सही बोला। एनिमल मूवी में जो बच्चा है वो बार बार पापा पापा इसलिए करता है क्योंकि वो अपने पापा के समय के लिए, उनकी अटेंशन के लिए क्रेव करता है। मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा अपने पापा से बात करनी है, पापा के साथ वक्त बिताना है। और पिताजी जो होते हैं वो टाइम दे ही नहीं पाते, वो सुबह चले जाते हैं और रात रात भी नहीं मिल पाते, या अगले दिन मिलते हैं, या मिलते भी है तो 1 मिनट कहते हैं बेटा ठीक है चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो, अगर अनिल कपूर रणवीर कपूर को टाइम दे देते तो शायद उसकी पर्सनालिटी में वो चेंजेस नहीं आते। जस्ट टू सीक अटेंशन फ्रॉम हिज फादर, ही स्टार्टेड बिहेविंग एज अ एल्डर ऑफ द फादर, मतलब ऑफ द फैमिली। अपने परिवार में सबसे बड़े जन का रोल वो प्ले करने लगे कि अपनी बहन को भी उसी ने बचाना है, घर में कुछ गलत होता है तो उसके लिए भी उसी ने करना है। बिकॉज वो ऐसे करके अपने पिताजी को खुश करना चाहता था, उनकी अटेंशन लेना चाहता था। और आपने एक चीज और नोट करी होगी कि लास्ट में भी जब उसके अनिल कपूर पे कोई जान पे हमला वगैरह होता है या वो हॉस्पिटल से आते हैं, तो भी वो कहता है कि नाउ आई विल टेक द चार्ज एंड आई विल प्रोटेक्ट यू। क्योंकि उस दौरान अनिल कपूर रणबीर कपूर से ज्यादा कन्वर्सेट या बात करने लगा था। जो लोग खासकर अर्बन सिटीज में जी, जो माता पिता अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते जी, हालांकि भाग दौड़ भरी जिंदगी है, समय भी नहीं होता जी, तो फिर भी कुछ ऐसे टिप्स आप बताएंगे कि अगर आप अपने बच्चों को इस तरह ज्यादा समय नहीं दे पा रहे, तो कम से कम आप इन 3-4 बातों का तो ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, ये कम से कम ये काम तो आप कीजिए। जी,
पहली बात तो क्वेश्चन आपका इतना अच्छा है कि अर्बन और रूरल, आजकल लोग क्या सोचते हैं कि अर्बन में ही दिक्कतें आ रही हैं पेरेंटिंग में, जी। लेकिन रूरल में भी दिक्कतें आने लगी हैं, हम्म। क्योंकि रूरल एरियाज में भी जी। फैमिलीज न्यूक्लियर होने लगी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट इज नॉट अबाउट अर्बन और रूरल, न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली का कल्चर की वजह से पेरेंटिंग बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है आज के टाइम पे। ओके। न्यूक्लियर फैमिलीज में आप देखेंगे कि सिर्फ माता पिता और बच्चे हैं, और रूरल में पहले क्या होता था, ताऊ ताई दादा दादी सब होते थे। हाँ। मतलब माँ बाप अगर ध्यान नहीं भी दे रहे हैं जी। तो ताऊ ताई है देखने के लिए, चाचा चाची हैं देखने के लिए, दादा दादी हैं देखने के लिए, तो बच्चा लोनली फील नहीं करता था। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली में जो है बच्चा बहुत लोनली फील इसलिए करता है क्योंकि माँ बाप दोनों वर्किंग है, हेक्टिक शेड्यूल है, और बच्चा वहाँ लेफ्ट अलोन फील करता है। तो बात है अर्बन और न्यूक्लियर की। और न्यूक्लियर फैमिली में भी हम जॉइंट फैमिली का कल्चर डाल सकते हैं जी। तो हमें ये हताश नहीं होना चाहिए कि अगर न्यूक्लियर में हम रह रहे हैं तो वो कल्चर नहीं ला सकते हैं। हम अपने बच्चे को उसके छोटे छोटे अचीवमेंट पे उनको अब एज अ पेरेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि बेटा ये तुम्हारे दादा हैं, ये दादी हैं, ये ताऊ है, ये ताई हैं, देखो तुमने, और उनको ये बता सकते हैं कि बच्चा फोन करके उनको बोले ताऊ मेरे को ये मेडल मिला है, या मेरे होमवर्क में स्टार मिला है। तो ऐसे ऐसे वो रिलेशन फॉर्म होते हैं, और छोटे छोटे इवेंट्स पे, गेट टुगेदर पे उन रिश्तों से बार बार आपको मिलना, उनको निभाना, ये अगर एज अ पेरेंट आप करेंगे तो आपका बच्चा भी बहुत अच्छे से करेगा, और तभी वो उस रिलेशनशिप्स की वैल्यू कर सकेगा। बिल्कुल। और आगे जाके आई थिंक मुझे लगता है वो भी फिर वही सब फॉलो करेगा जो आपने किया। जी डेफिनेटली। तो बैड पेरेंटिंग से क्या कोई मानसिक बीमारी बच्चे को हो सकती है, ऐसा कुछ पॉसिबल है? जी बिल्कुल हो सकती है। अगर बच्चों को पेरेंट्स टाइम नहीं दे रहे हैं, अगर पेरेंट्स लगातार आपस में लड़ रहे हैं, या पेरेंट्स सेपरेटेड हैं, डिवोर्स्ड हैं, तो उसकी वजह से बच्चे में बहुत सारी व्यवहारिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसे कि कंडक्ट में उसमें दिक्कत आएगी, उसकी पर्सनैलिटी पूरी चेंज हो सकती है, वो बार बार एग्रेसिव इन नेचर हो सकता है, नशे का उपयोग करने लगता है, डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, और जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी रहते हैं, और कुछ कुछ बच्चे तो अकेले रहने की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। ADHD एक बीमारी। जी जी। तो ADHD अगर मतलब ये मुझे लगता है शहरों में आके ही मुझे पता लगा कि एक बच्चे में बीमारी होती है। मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ। और तो ADHD को अगर आप आसान भाषा में बता सके, क्या है, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या किन किन बातों का पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए अगर उनको पता लगे कि उनका बच्चा ADHD से ग्रस्त है? जी देखिए, ADHD जी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जी, ये एक तरह का न्यूरोबायोलॉजिकल डिसऑर्डर या कंडीशन होती है, जिसमें बच्चे की में दो तरह की दिक्कतों की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। पहली दिक्कत कि या तो आपके पेरेंट्स को ADHD है तो वो बच्चे में आने, मतलब जिसे हम जेनेटिकली कहते हैं, तो वो आप बच्चे में आती है, या तो आपके सिबलिंग्स में ADHD है तो भी उसके भाई बहन में आ सकती है, या बच्चे जुड़वा हैं तो भी बच्चों में ADHD के सिम्टम्स आ सकते हैं। दूसरा कारण से जो ADHD होता है वो है न्यूरोकेमिकल्स की कमी की वजह से। डोपामिन और नोरेपिनेफ्रिन टाइप के दो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, अगर उनमें कमी आती है दिमाग में तो बच्चे को ADHD हो सकता है। और आपका दूसरा और क्या सवाल था? इसमें था कि इसके सिम्टम्स क्या हो, कि जिससे अगर कुछ बच्चे ऐसी हरकतें करें तो पता लग जाए कि बच्चे को ADHD हो सकता है। जी, अब ADHD नाम में ही इसके सिम्टम छुपे हुए हैं। ADHD होते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन यानी कि किसी भी चीज में या किसी भी पढ़ाई में ध्यान ना लग पाना। मान लो होमवर्क दिया है टीचर ने, तो होमवर्क में छोटी छोटी गलतियां होना। ठीक है, एक काम ज्यादा देर तक बैठ के ना कर पाना। तो ये होती है अटेंशन में। एक टास्क पूरा ना कर पाना, टिक के ना बैठना, तो ये अटेंशन में दिक्कतें आती हैं। इसकी वजह से स्कूल से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स टीचर्स के थ्रू आती रहती हैं कि हाँ आपका बच्चा फेल हो रहा है, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, आपके बच्चे की परफॉर्मेंस पूरी है, टिक के नहीं बैठ रहा है, इधर उधर भागता रहता है। अब दूसरा आता है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है, बच्चा थकता नहीं है, चलने की जगह दौड़ता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि उसमें दिन भर में मोटर लगी हुई है, जैसे कि भागता ही रहता है, थकता ही नहीं है। एक जगह टिक के ना बैठना, सुनना नहीं, किसी की बात ना मानना। ठीक है, और अगर टिक के बैठ रहा है
तो मुंह से बोलना शुरू करना, ओके बहुत ज्यादा बोलना, ओके तो ये हाइपर एक्टिविटी के लक्षण होते हैं। ओके और तीसरा होता है इम्पल्सिविटी। ओके इम्पल्सिविटी में मतलब दूसरों की बात बीच में ही काट देना, अच्छा ठीक है, पूरी बात ना सुनना, अच्छा ठीक है, आंसर पूरा ना सुन के पहले ही बोलना शुरू कर देना, ओके अपनी टर्न का इंतजार ना करना। तो इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स से बनता है एडीएचडी। ओके और इनमें जैसे कि हम डायग्नोस भी अगर एडीएचडी करते जी हैं जी तो इसके लिए साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होता है। ओके और इसमें एज अ डॉक्टर भी एक हमारा DSM-5 क्राइटेरिया होता है बुक के हिसाब से, जी जो कि जिन पैरामीटर्स को हम असेस करके ये डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चे को एडीएचडी है कि नहीं। अच्छा क्या कुछ ऐसा है मतलब कि ये भी एक सिम्टम हो सकता है क्या कि बच्चा अच्छे से शब्दों को ना बोल पाता हो, अच्छी उम्र है 5 साल का बच्चा है जी लेकिन वो मतलब पढ़ लेता है हाँ, पर बोलने का वो नहीं है, मतलब एक जैसे कि एक फ्लुएंसी नहीं। हाँ फ्लुएंसी नहीं है। और एक ही बात को जैसे मैंने बोला कि यहाँ मत जाओ एग्जाम्पल, तो वो पूरा दिन बोलते रहता है यहाँ मत जाओ यहाँ मत जाओ, ऐसा कुछ। देखिए इस कंडीशंस में अगर बात ढंग से नहीं बोल पा रहा है तो दूसरी मानसिक बीमारियां भी रोल प्ले करती हैं। इसमें बच्चे को हमें असेस करना पड़ेगा ओके कि क्या उसका जन्म जो है आधारित समय पे हुआ था, जो कि 9 महीने पे, कि क्या उसका जन्म टाइम से पहले तो नहीं हुआ, टाइम के बाद तो नहीं हुआ। तो ऐसे असेसमेंट पे ही हमें पता चलेगा कि वो प्रॉपरली क्यों नहीं बोल पा रहा है। कई बार जो बच्चा टाइम से पहले जन्मता है या टाइम के बाद जन्मता है तो उनमें ऐसी दिक्कतें स्वाभाविक होती हैं और उनमें ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसमें कि स्पीच क्लियर नहीं होती है। ओके अभी हमने एडीएचडी पे बात की, तब क्या कोई ऐसे टिप्स आप बता सकते हैं अगर उनके बच्चे को एडीएचडी हो तो उन पेरेंट को क्या करना चाहिए? लोग सोचते हैं बच्चा चंचल है, अगर वो ज्यादा कूद रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी में रह रहा है तो उन्हें लगता है चंचलता है बच्चे की। वो उन्हें यही नहीं पता कि ये कोई बीमारी हो सकती है, पहली बात। दूसरी आपने कही टिप्स की बात, तो अगर ऐसी कोई आपको सिम्टम्स दिखते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रह रहा है, एनर्जी बहुत ज्यादा रह रही है, या पढ़ाई में बार बार स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही हैं, पढ़ाई में छोटी छोटी गलतियां कर रहा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा, फेल होने लग गया है, तो सबसे पहली बात आप एक मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाइए, साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। दूसरा उसके लिए दवाइयां होती हैं, वो दवाइयां लीजिए अगर वो डायग्नोस होता है। साइकेट्रिस्ट एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट करवाते हैं जिसके आधार पर ये पता चल जाता है कि बच्चे में एडीएचडी है कि नहीं है। साइकेट्रिस्ट खुद भी डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट बहुत जरूरी होता है क्योंकि हमें ये पता लगे कि हम सही दिशा में ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और तीसरी टिप्स, एज अ पेरेंट आपको क्या करना चाहिए? एज अ पेरेंट आपको ये करना चाहिए कि अगर आपका बच्चा छोटी छोटी गलतियां कर रहा है, टिक के नहीं बैठ रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसके जो बड़े बड़े टास्क हैं उनको छोटा छोटा कर दो। टास्क को छोटा कर दो जिससे कि उसे सेल्फ ऑफ अचीवमेंट फील हो, उसे लगा कि भाई मैंने कुछ करा है, और फिर उसे शाबाशी दो। तो एज अ पेरेंट आपको ये करना है। और बच्चे का टाइम टेबल भी उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए आपको शेड्यूल करना है। और तीसरा है आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जाके उसके बिहेवियर को करेक्ट करने की कोशिश करना है। तो मतलब एक ये पूरा सर्कल है। पहला है साइकेट्रिस्ट, दूसरा है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, तीसरा है एज अ पेरेंट आपको क्या करना है वो मैंने बता ही दिया है। तो ये तीनों चीज को आपको ध्यान रखना है और ये करना है। अच्छा, मैंने जब आपकी वीडियो देखी ना तो कुछ आप साइकोलॉजिकल हैक्स के बारे में बहुत बात करते हैं, अगर जी आप पता कर सकते हैं अपने बच्चे, क्या इस पे ही मेरे एक सवाल है। सवाल मेरा ये है कि अगर मान लीजिए जैसे कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता है जी, तो क्या कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल हैक्स है जिससे कि ये पता कर सके कि हमारा बच्चा गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा है, हमारा बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा है, ऐसा कुछ है? एक दो। बिल्कुल है जी। जी अगर आपका बच्चा घर में कम रहता हो और बाहर ज्यादा रहता हो तो आप ये सोच लीजिए कि आपका बच्चा गलत संगत में है। क्योंकि वो बार बार दोस्तों के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि हर चीज का मेरे हिसाब से टाइम डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपका बच्चा छोटी छोटी बातों पे झूठ बोल रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बोला बेटा वो 100 रुपए दिए थे वो तूने कहाँ रखे, तो उसी बात पे झूठ बोल दिया कि मम्मी वो तो 100 रुपए मैंने वहां रखे थे, अब मिल नहीं रहे हैं। हालांकि वो स्पेंड कर चुका है, ठीक है। या ये बोले कि वो गाड़ी की चाबी वहां रखी थी, वो कहाँ रखी है, तो उस बात पे भी झूठ। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, हालांकि
पूछा आपने बहुत सिंपल है, और चाबी वाली बात पे तो झूठ भी बोलना नहीं बनता, लेकिन वो उसकी बिहेवियर में ऐसे झूठ आ चुका है कि छोटी बात पे भी वो झूठ बोल रहा है। समझ रहे हो आप? समझ रहा हूं। मतलब नॉर्मल बात पे भी वो झूठ बोलने की कोशिश, मतलब कोशिश नहीं कर रहा, वो इनटू द फ्लो आ रहा है, उसके बिहेवियर में आ गया झूठ बोलना। वो चाहकर भी मतलब वहां पे सच नहीं बोल सकता। हाँ, सच नहीं बोल पा रहा है। ओके, समझ रहे हो? तो ये इन बातों से आप पता लगा सकते हैं। तीसरी बात है कि लेट तक जगा हुआ है, ठीक है, या बहुत जल्दी सो रहा है। कोई भी व्यवहारिक चेंज अगर बच्चे में आ रहा है, या स्कूल में परफॉर्मेंस खराब हो रही है, फेल होने लग गया सडनली, ध्यान एकदम कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ रही है, या आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कम बोलने लगा है या बहुत ज्यादा बोलने लगा है, कोई भी चेंजेस अगर व्यवहार में आने लगे हैं, तो ये साइकोलॉजिकल हैक्स हैं कि आप पता लगा सकते हैं कि बच्चा सही ट्रैक पे नहीं है, सही संगति में नहीं है, या उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। मतलब अनयूजुअल बिहेवियर जहां भी आपको दिखे, यस, कि यूजुअल तो नहीं हो सकता। सारा खेल ऑब्जर्वेंस का है। ओके, एज अ पेरेंट मैं नहीं कहता कि मतलब आप उनकी प्राइवेसी इंट्रूड करो, उनकी प्राइवेसी में झांको, लेकिन एज अ पेरेंट अगर आप अच्छे ऑब्जर्वेंट है, अगर आपको पता है कि आपका बेटा इस सिचुएशन में क्या बोलता था, अब ये क्या सडनली चेंज हुआ व्यवहार, तो आप पता लगा सकते हैं। आपने अगर ऑब्जर्व कर लिया तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि व्यवहार की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें दिक्कत आ रही है। ओके, अच्छा सर, एक अगर मैं कुछ टिप्स पूछूं आपको, माता पिता को, अपने बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो कैसे बढ़ाया जाए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका अंकुर जी। देखो, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर कोई बच्चा टाइम से पहले जन्मता है तो उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती है, या टाइम के बाद मतलब 9 महीने के बाद जन्मता है तो उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ सकती है। मतलब दिमाग में थोड़ी कमी आती है, आईक्यू में थोड़ी कमी आती है। लेकिन आप अगर मुझसे ये पूछ रहे हैं कि नॉर्मल बच्चे में आईक्यू कैसे बढ़ाना है या इंटेलेक्चुअल लेवल कैसे बढ़ाना है, तो हम उनको सिंपल टास्क दे सकते हैं, कैलकुलेटिव टास्क दे सकते हैं। कैलकुलेशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100 रुपए का नोट दिया, बेटा जाओ दुकान पे 50 रुपए का सामान लेके आओ, तो उससे मतलब ये मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे उसका जब एक कैलकुलेटिव माइंड काम करने लगेगा तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ने लगेगा। मेरे हिसाब से मैथ लोग इसलिए नहीं सिखाते हैं कि वो एग्जाम में पास हो जाए। मेरे हिसाब से मैथ इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल्स को बढ़ाता है, आईक्यू को भी बढ़ाता है। तो पैसे की गिनती से हम एक बच्चे की इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है रीडिंग। अगर आप खुद एज अ पेरेंट पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने का शौक है, और तो वैसे ही वो बच्चा आपकी रीडिंग की हैबिट को अपने अंदर इन्वॉल्व कर सकता है, और उसकी वजह से उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज भी बढ़ सकती हैं। ओके, अच्छा सर, कुछ बच्चों को क्या होता है ना, मतलब देखे हैं मैंने भी ऐसे बच्चे कि बचपन में गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में कुछ उठा के फेंक दिया, गुस्से में चीजें तोड़ दी, गुस्से में मिसबिहेव कर दिया। तो क्या कुछ टिप्स है पेरेंट्स के लिए कि अगर आपके बच्चों को ज्यादा गुस्सा आता है और इस तरह की हरकतें वो कर रहा है जो कि सही नहीं है जी, कैसे कंट्रोल करे अपने बच्चे के एक कम उम्र में? जी देखिए, गुस्सा बच्चे में आया क्यों और कैसे आया जी। 2 कारण से बच्चे में गुस्सा आ सकता है जी। पहला है पेरेंट्स की अटेंशन लेने के लिए जी। दूसरा है कि उसे कुछ चीज चाहिए जिसके लिए वो जिद्दी हो गया है और वो जिद पूरी नहीं हो रही है, तो इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। तो ये 2 कारण। तो हमें एज अ पेरेंट एक तो बच्चे की हर जिद को पूरा नहीं करना है, ठीक है। दूसरा, एज अ पेरेंट हम एक बच्चे को अटेंशन देना है जब वो रिक्वायर्ड होता है। देखो, इनिशियल स्टेज पे ही बच्चे को अटेंशन अगर आप दोगे, इनिशियल स्टेज पे ही बच्चे को अटेंशन को आप पॉजिटिव वे में अटेंशन दोगे। अटेंशन और पॉजिटिव अटेंशन में ये फर्क है कि अटेंशन होता है, हाँ बेटा क्या कर रहा है, अच्छा ये पढ़ना है, ये कर लो। लेकिन पॉजिटिव अटेंशन ये है, अच्छा बेटा ये पढ़ रहे हो, चलो आओ बैठो, क्या पढ़ रहे हो, अब तक क्या पढ़ा, क्या बताओ, मुझे सिखाओ, मुझे मतलब पेरेंट भी, एज अ पेरेंट भी आप भी इन्वॉल्व होना है। ओके, बच्चे से पूछ रहे हो, पॉजिटिव चीजें के बारे मतलब समझा रहे हो, एक राइम्स सिखा रहे हो, पेंटिंग करना सिखा रहे हो। तो जब तक आप वो पॉजिटिव अटेंशन नहीं देंगे, बच्चे में वो गुस्सा बना रहेगा, ठीक है, और वो इरिटेशन बनी रहेगी। अब
अब गुस्सा मैंने काफी नोट किया, काफी पेशेंट भी मेरे पास आते हैं अपने बच्चों को लेके। वो पूछते हैं सर इतना गुस्सा करा था, हमने तो लगा दिया एक दो। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। एज अ पेरेंट आपको बच्चे के गुस्से को शांत करने के लिए मारना नहीं, हाथ नहीं उठाना, उससे वो और ज्यादा जिद्दी होगा और स्टबर्न होगा, और आपके एक टाइम के बाद आपको एक्नॉलेज करना भी बंद कर देगा, आपकी मार का भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो हाथ नहीं उठाना है बिल्कुल भी, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और दूसरा है बच्चे के गुस्से को शांत कैसे करना है, कि आपको उसके साथ बैठकर पूछना है बेटा क्या प्रॉब्लम, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्यार से समझाना है। अगर वो बोलेगा मुझे ये चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल उसने किसी चीज की जिद पकड़ ली, तो आपको ये पूछना है देखो बेटा ये इसलिए नहीं लेनी क्योंकि इससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। मान लो आइसक्रीम की जिद कर दी, ये बेटा इसलिए नहीं लेनी क्योंकि इससे आपको ठंड लग सकती है, क्योंकि ये ठंडी होती है। मतलब बच्चा जिद करने में कोई रैशनली नहीं सोचता है या कोई रैशनल दिमाग नहीं लगाता है, लेकिन उस जिद के पीछे अगर आप बच्चे को समझाएंगे कि रैशनली आप समझाएंगे कि ये ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, ये जिद क्यों जरूरी नहीं है, तो वो बच्चा टाइम तो लेगा समझने में, लेकिन समझ जाएगा और आगे से वो गुस्सा करना बंद। ये मेरा आखिरी सवाल है, 2024 में कुछ ऐसी एडवाइस आप पेरेंट को देना चाहते हैं कि भाई अब तो कम से कम बच्चों के साथ में 2024 से ये चीज़ें करना बंद कर दीजिए, या अगर आप अब तक ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो कम से कम बच्चों के भविष्य के लिए इन चीज़ों को शुरू कर दीजिए, 2 या 3 जो भी आप चाहें। पॉइंट नंबर 1, सबसे प्रायोरिटी में बच्चों को टाइम दीजिए। जो भी पेरेंट न्यूक्लियर फैमिली में है, जॉइंट फैमिली में है, बच्चों को टाइम दीजिए, क्योंकि अटेंशन सीख करने के लिए ही बच्चे गुस्सा करते हैं, रोते हैं, या आपको पाने के लिए ही रोते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट नंबर 2 इज उनका दोस्त बनिए, उनके साथ उनका बचपन, आप यू लिव देयर चाइल्डहुड अपने साथ, उनका बचपन आप जिए उनके साथ, आप उनके साथ पेंटिंग करिए, ड्राइंग करिए, डिफरेंट त्योहारों के बारे में उनको बताइए, ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। उनको शायद अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब वो बड़े होंगे तो एक दिन जरूर याद करेंगे कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ कैसे हर त्योहार सेलिब्रेट करते थे, और उनको बताइए कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसकी हिस्ट्री क्या है। हालांकि आप सोचोगे कि अभी क्या बच्चा समझेगा, लेकिन बच्चे बहुत समझदार होते हैं, बच्चा समझते हैं और हर छोटी से छोटी मेमोरी को याद रखते हैं। और चौथी बात, बच्चों पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। दे आर वेरी डेलिकेट, उनको बिल्कुल आपको मारना नहीं चाहिए, बात से प्यार से समझाइए। और मेरे को ऐसा लगता है ऐसा कोई संसार में बच्चा नहीं है कि अगर आप प्यार से समझाएंगे तो वो नहीं सुधरेगा, तो मारेंगे तो वो जिद्दी बनेगा। प्यार से आप बच्चे को सुधार सकते हैं। थैंक यू अंकित सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत वैल्यूबल चीज़ें बताई है जो मुझे लगता है कि सबको पता लगनी चाहिए, खासकर पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत मज़ा आया मुझे। थैंक यू सो मच। गुरुजी, थैंक यू सो मच।